This call is now being recorded. ओके, ठीक है। तो पहला हमारा स्टेप होता है इंजेशन। इंजेशन मीन्स खाने को अपने माउथ में लेकर जाने का, ठीक है? कुछ भी खाने का। तो जैसे ही माउथ में खाना जाएगा उसे कहेंगे इंजेशन, यानी कि माउथ में सामान या कोई भी खाना, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, आप जो कि एक्चुअली खाना नहीं है, दाल-रोटी को हम खाना कहेंगे, तो वो खाना जो हम खा रहे हैं उसे कहेंगे इंजेशन। डाइजेशन वो होता है जब उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। सॉरी propulsion, एब्ज़ॉर्प्शन, सॉरी, ये मैंने इसमें एब्ज़ॉर्प्शन होता है, डी लिखा है। एब्ज़ॉर्प्शन एंड देन एसिमिलेशन एंड देन डेफिकेशन। तो इसमें क्या होगा? इसमें तो माउथ में आपने कोई भी चीज़ आपने माउथ में ली, कुछ भी खाया हमने, ठीक है? दाल-रोटी कुछ भी खाया थाली भर के, ठीक है? फिर आया डाइजेशन में उसका ब्रेकडाउन। एब्ज़ॉर्प्शन में आया कि जो-जो चीज़ें हमें ब्लड को लेनी है, या जो भी चीज़ें एब्ज़ॉर्ब हो सकती हैं बॉडी में, क्योंकि ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड को, यानी कि जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, इनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया मैंने। इनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की किसमें होती है? अंकिता जी? glucose, करेक्ट, ठीक है। ग्लूकोज भी कह सकते हो, सैकराइड्स में भी कह सकते हो, इसके आगे फॉर्म्स बनती हैं, ठीक है ना। और फैट्स को अगर हम कहेंगे, लिपिड को, बेसिकली फैट ना लिखूं तो लिपिड लिख दूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे नॉर्मल में तो हम फैट्स लिखते हैं। तो ये ट्राइग्लिसराइड है, ठीक है। इसके फैटी एसिड्स जो तीन जो जुड़े हुए होते हैं, तो वो जो ग्लिसरॉल के साथ जुड़े हुए होते हैं उनको तोड़ देना, ठीक है। और प्रोटीन है, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स के अंदर तोड़ देना, अमीनो अमीनो अमीनो, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स के अंदर तोड़ देना। तो ये ब्रेकडाउन कौन कर रहा था? डाइजेशन में हो रहा था। अब इनका जो ये टूट गया ना, इसका एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड के अंदर, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब फिर क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन तो हो गया, काम खत्म हो गया। हमारे अकॉर्डिंग तो डाइजेशन खत्म नहीं। एसिमिलेशन होता है जब ब्लड उसको एब्जॉर्ब करके उसका यूटिलाइजेशन स्टार्ट कर देती है, दैट इज एसिमिलेशन। जहां जहां रिक्वायरमेंट है, उस जो चीजें तोड़ी है हमने, अमीनो एसिड्स तोड़ लिए, आई मीन प्रोटीन तोड़ लिया, अमीनो एसिड्स ले लिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तोड़ा तो हमने उससे ग्लूकोज वगैरह ले लिया, ठीक है। फिर हमने फैट तोड़ा, उसे लिपिड मिला मुझे, तो लिपिड ले लिया, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स थे, उनको एब्जॉर्ब कर लिया, वो तो टूटते नहीं, तो उनको एब्जॉर्ब कर लिया। वो सारी जो एब्जॉर्ब करके जब वो यूज हो रहा है ना, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। मैं सब शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ये आपको याद करना, ये सीक्वेंस एग्जाम में बहुत बार आ चुका पहले भी, ठीक है। देन आता है डेफिकेशन। डेफिकेशन इज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से मतलब क्या हो गया? एक्सक्रीशन से मतलब वो हो गया कि अनवांटेड फूड प्लस जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, या फिर बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ। डाइजेस्ट हुआ मतलब ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हुआ। एक जो ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ, तो एब्जॉर्प्शन की तो बात ही बहुत दूर की है ना। कॉम्प्लेक्स फूड तो एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकता बॉडी के अंदर। एक रॉ फॉर्म है, वो बॉडी के अंदर कभी एब्जॉर्ब नहीं होगी, वैसी की वैसी बाहर निकल जाएगी। कई बच्चों में आपने कभी नोटिस करा होगा कि हम इनको कुछ खिलाते हैं, छोटे बच्चों में नोटिस करा होगा, 1 2 साल के बच्चे जो होते हैं, उनको अगर कुछ खिलाने की कोशिश करो, अगर उनकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, डाइजेस्ट का मतलब यहाँ पे है कि ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो वो चीज पूरी की पूरी वैसी की वैसी ही, आपने कई बार देखा होगा बच्चों की बॉडी में से वैसी बाहर निकल जाती है, वैसी की वैसी एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो डेफिकेशन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? डेफिकेशन में सिर्फ अनवांटेड फूड, सॉरी, अनडाइजेस्टेड फूड में क्या मतलब आएगा कि वो जो जिसका ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं, मतलब कार्बोहाइड्रेट टूटे ही नहीं, या फिर कह लीजिए प्रोटीन टूटा ही नहीं, या कह लीजिए फैट टूटा ही नहीं, ठीक है। जो चीजें टूटी नहीं है, उसका डाइजेशन मतलब यानी कि ब्रेकडाउन नहीं हुआ, वो अनवांटेड फूड के अंदर आएगा। और वो चीजें डेफिकेट यानी कि एक्सक्रीट यानी कि फीसिस के फॉर्म में बॉडी से निष्कासित यानी कि बाहर निकाल दी जाएंगी। क्या ये बात क्लियर है? और अनवांटेड फूड के अंदर जरूरी नहीं कि अनडाइजेस्टेड फूड हो, उसमें अनवांटेड फूड भी आता है कि ये बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे नहीं जरूरत है, क्या तुम क्या खा के आ गए हो, हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ, हमारी बॉडी नहीं लेती है। तो वो क्या करेगी? वो कहेगी कि ना ना ना, ले जाओ, बाहर निकालो, शरीर से बाहर निकालो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाईली। मैं इसको बार बार स्टार मार्क करूंगी। आई थिंक ये लास्ट एग्जामिनेशन में भी आया था
लास्ट टू लास्ट या लास्ट एग्जाम में ये आया था, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही अहम पार्ट है ये, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा कुछ वही है। मैकेनिकल डाइजेशन मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था, आज फिर से हल्का सा रिपीट कर देती हूँ। मैकेनिकल मतलब किसी चीज को तोड़ने का काम, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ने का काम। मैम अभी तो आपने ब्रेक डाउन बताया, तो ये मैकेनिकल केमिकल नाम की क्या चीज आ गई बीच में जबरदस्ती की? जबरदस्ती की नहीं है बेटा। कहने का तात्पर्य ये कि जब हम दांतों से किसी चीज को पीस रहे हैं, मैं अपनी जिह्वा से उसको इधर से उधर लेकर जा रही हूँ अपनी टंग की हेल्प से, ये सारा मैकेनिकल डाइजेशन है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहोगे? टेक्निकल लैंग्वेज में कहोगे, जहां मेरी स्केलेटल मसल्स, यहाँ मेरा वॉलंटरी कंट्रोल आ रहा है, वो मैकेनिकल डाइजेशन है, ठीक है? इन शॉर्ट, ठीक है? फिर आता है कि जिसके अंदर हमारा एक पार्ट और इसके अंदर ऐड होता है। ये तो मैंने चर्न कर लिया, ठीक है, माउथ में चला गया। अब जब बॉडी में चर्निंग एक जगह और होती है, पर वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो स्मूथ मसल्स की होती है। ठीक है, स्मूथ मसल से मतलब क्या हो गया कि इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, और वो होती है स्टमक के अंदर चर्निंग अच्छे से। वो क्या कर बताया था ना मैंने आपको, जे शेप बैग है ऐसे करके, यहाँ भी बलून का रबड़ लग गया और यहाँ भी लग गया, जिसको क्या कहते हैं? स्पिंटर्स। अब खाना हो गया बीच में लॉक। अब खाना हो गया पेट के अंदर, स्टमक के अंदर लॉक। अब वो जो लॉक हो गया, वो लॉक करा क्यों गया है? ताकि इधर और इधर अब कुछ ना रहे, अब बस ये आपस में ऐसे करके पिसता रहे, ऐसे करके पिसता रहेगा, ठीक है, यूं यूं करके पिसता रहेगा। तो जो ये जो हमारे हाथों में ये जो देख रहे हो आप, ये जिसको हम जनवरी फरवरी बोलते हैं, ऐसे ही करके ना कुछ उबड़ खाबड़, ऐसे ऐसे करके यूं 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 करके कुछ फॉर्म्स बनी होती है, इसको कहते हैं रुगाए। ये सब पढ़ोगे अभी आप, डोंट वरी, ठीक है? वो जब तोड़ रही होती है ना, जैसे मंथन कर रही है, तभी हम कहते हैं पीसते हैं, पीसते हैं और क्या कहते हैं, गूंथते हैं खाना को, ठीक है? जो बोलस आया था, मैंने पेस्ट फॉर्म में बनाया था, इसोफेगस के नीचे गया था स्टमक के अंदर, ठीक है? अभी भी पेस्ट फॉर्म में, उसको भी ये गूंथ रहा है। तो सोचें, जो लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, गप 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 करके खाते हैं और बिना ठीक से चबाए खाने को नीचे निगल के ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्लूटिंग, ठीक है? मतलब कि गलट से नीचे ले जाना, डेग्लूटेशन बोलते हैं उसको वैसे, उसका स्वॉलो करने का एक टेक्निकल वर्ड है, ठीक है? तो वो जब नीचे लेके चले जाते हैं, जब पेट में जब ये चर्निंग चलती है ना, जब ये तोड़ा जाता है, अभी भी हार्ड फॉर्म को छोटी फॉर्म में लाने की कोशिश की जा रही है, तो ये जो वो कोशिश कामयाब भी होती है। तो वो जब तोड़ा जा रहा है, उसको भी हम मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर ही काउंट करेंगे, ठीक है? चले, फिर केमिकल डाइजेशन क्या होता है मैम? मैम बहुत इजी है, कुछ नहीं है। केमिकल डाइजेशन का मतलब सिंपल सिंपल बात है, जो आज तक हम इतने हजार साल से, करोड़ साल से पढ़ते आ रहे हैं ना, वही वाली बात है। एंजाइम्स का और हार्मोन्स का रिएक्शन होना उसके ऊपर। बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस, जितने भी हमारे हैं, पैनक्रियाटिक जूस, यहाँ का जूस, वहां का जूस, जितना भी सब कुछ है ना, जब सारा कुछ आगे जब रिएक्ट करना शुरू कर देता है ना, तब वो उनकी जो एक फॉर्म, अभी तक तो पेस्ट फॉर्म में लेकर आए थे, अब पेस्ट फॉर्म से उन्होंने उसके बॉन्ड्स को तोड़ना है। अब यहाँ बात थोड़ी केमिकल वाली बात आती है, इसलिए केमिकल सिक्रीशन या केमिकल डाइजेशन बोलते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट में क्या स्टार्च है, ठीक है, या कहीं सेकेराइड्स है, ठीक है? तो इसकी जो फॉर्म्स है, ग्लूकोज, प्लांट ने ना ग्लूकोज 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 करते करते ना सब कुछ करके ना एक चेन बना ली, उसको स्टार्च का फॉर्म दे दिया, नाम दे दिया उसको, ठीक है? फिर अब ये स्टार्च की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बननी शुरू हो गई, पॉली, डाई, मोनो, ऐसे सैकराइड्स बनने शुरू हो गए, उसको मैंने कार्बोहाइड्रेट का नाम दे दिया। अब कार्बोहाइड्रेट से सैकराइड्स में, सैकराइड से हमारा ग्लूकोज फॉर्म में जा रहा है, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कार्बोहाइड्रेट जो मेरे बॉडी में होगा, उसको तोड़ा जा रहा है। अब वो तोड़ने के लिए मुझे केमिकल चाहिए, ठीक है? हर एक के लिए अलग, जैसे कि मैथ्स में होता है ना कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या कहें कि डिफरेंट क्वेश्चंस है हमारे पास, तो वो डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं, वो हर एक क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला से ही सॉल्व होगा। ऐसे ही जो बॉडी में आप खाना खा रहे हो, प्रोटीन लिया, लिपिड लिया, ये सब कुछ लिया हमने, इन सब के फॉर्मूला भी अलग अलग है इनको तोड़ने के लिए। क्यों अलग है? क्योंकि सबके बॉन्ड अलग अलग है। तो बॉन्ड अलग है तो क्या मतलब कि फॉर्मूला भी अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएंगे? हाँ जी, एंजाइम्स अलग हो जाएंगे। एंजाइम्स क्यों अलग हो जाएंगे? क्योंकि अगर आपने खाना खाया, कोई भी हमने खाने, कोई भी चीज आपने खाई जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो या कुछ भी ऐसा ज्यादा हो, तो उसकी एब्जॉर्प्शन फिर उसके अकॉर्डिंगली चलती है। जब उसके एंजाइम्स उस तरह से सिक्रीट होते हैं बॉडी में तोड़ने के लिए, तो उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो साथ साथ में काम चलता है इसलिए, ठीक है? चलिए,
एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बता दी कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो चला जाता है, एब्जॉर्ब ब्लड ने उसको ले लिया, ठीक है। अब जब ब्लड उसको यूज करेगा उसको एसिमिलेशन कहते हैं। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। दोनों में अलग अलग है। अगर एग्जाम में एसिमिलेशन नहीं आया, एब्जॉर्प्शन के बाद सीधा डेफिकेशन आ गया या एलिमिनेशन लिखा हुआ आया, तो डर मत जाना। दोनों ही सीक्वेंस देख लो, दोनों सीक्वेंस में कोई डरने वाली बात नहीं है, सेम ही बात है, ठीक है। मैंने आपको एक फॉर्म थोड़ी ज्यादा बताई है क्योंकि एग्जाम में वो आती है। इसमें वो फॉर्म नहीं लिखी हुई, लेकिन दूसरे नोट्स आपको मिलेंगे उसमें लिखी हुई है फॉर्म। सो डोंट वरी, डरना नहीं है, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्स में से जनरली कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी फंक्शनिंग से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर पूछे जाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में। प्लस इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हमसे पूछी जाती हैं, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। पैंक्रियास क्या होता है? तो एक बिल्कुल ग्रे से कलर का होता है, हल्का ग्रे, जो थोड़ा दबा हुआ सा डल सा ग्रे होता है ना, वैसा टाइप का होता है, ग्रे से कलर का होता है। इसका वेट नियरली 60 ग्राम्स का होता है, बहुत ही हल्का होता है, कुछ खास भारी नहीं होता, लेकिन स्टिल हमारी बॉडी में पता नहीं चलता किसी भी चीज का वेट का। 12 से 15 सेंटीमीटर की नियरली लंबा होता है, जो हमारा छोटा सा स्केल होता है ना, नियरली इतना लंबा ही होता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ब्रॉड हेड। थोड़ा सा इसका ना जो आगे वाला सिरा होता है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर आगे जाके ये पतला सा ऐसे हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ से ब्रॉड हेड, और ये यहाँ से जाके यू, कुछ इस तरह से ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ओके, इट कंसिस्ट ब्रॉड हेड, a body and a narrow tail, ठीक है। The head lies in the curve, जैसे मैंने अभी बनाया था ऐसे, कर्व में, of the duodenum, duodenum का हमने जो सी शेप पढ़ा था ना यहाँ पे, तो इसका इसको थोड़ा अलग करके ड्रॉ करते हैं, एक सेकंड, ओके। ये आ गया मेरा duodenum, ये सी शेप का, ठीक है। इसके पास जाके पेंक्रियास का हेड कहीं कुछ ऐसा लगता है, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। वैसे नीचे नहीं, थोड़ा ऊपर होता है, ये थोड़ा सा ऊपर होता है, मैंने थोड़ा नीचे बना दिया, थोड़ा सा यहाँ कहीं पे होता है, ठीक है, ऐसे करके जा रहा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। डायग्राम में भी दिखेंगे, सो डोंट वरी, डरो नहीं, ठीक है। तो जो इसका हेड होता है, यानी कि जो इसका सिरा है, जो मोटे वाला सिरा है, जो उभरा हुआ बड़ा वाला पार्ट है, पतले वाला छोटा वाला पार्ट नहीं, बड़े वाला पार्ट जो है, वो ड्यूडेनम के पास, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग में, यानी कि स्टमक जहां एंड कर रही है, उसकी स्टार्टिंग में जहां ड्यूडेनम स्टार्ट हो रहा है, वहीं पे ही पैंक्रियास भी बैठा होगा, ठीक है। द बॉडी बिहाइंड द स्टमक, यानी कि पेट के पीछे जो स्टमक है उसके पीछे इसका जो बाकी का सिरा है वो आता है, एंड टेल लाइज इन द फ्रंट ऑफ द लेफ्ट किडनी। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए। क्या ये एग्जाम में पूछेगा? नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन आपको इसकी जो इसका है, एक सेकेंड, का डायग्राम था ना, हाँ जी है, ये देखिए, ये है ड्यूडेनम, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपका आ गया पेनक्रियास का, ठीक है। ये जाएगा किडनी के पास, ये वाला पार्ट जाएगा किडनी के पास, और ये वाला जो पार्ट होगा, जब हम बॉडी है, यहाँ पे आएगा स्टमक, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से बना हुआ होगा, ठीक है। इसमें कहीं दिखा नहीं रखा, नहीं नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये इसकी, जहाँ पे इसकी बॉडी को कहाँ लाई करा जाता है, ये कहाँ पर है, ये एक बार फिर से देखिएगा। आपकी बॉडी में स्टमक किस साइड होती है, लेफ्ट साइड या राइट साइड? सोनाली जी, यस मैम। स्टमक किस साइड होती है बॉडी के? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। सुमा सेंटर जी, में रहते हैं मैम, राइट साइड। राइट साइड, अंकिता जी कह रहे हैं राइट साइड होता है स्टमक। स्लाइटली। उषा जी, उषा जी, मेघा जी,
लीवर लेफ्ट होता है तो स्टमक राइट ही होगा। ओके, ये तो नई एनाटॉमी चल रही है। कौन से कडावर पे आपने ऐसा देखा था? ह्यूमन मैम बॉडी थी, सेंटर पक्का में पता है? मंजू जी, आप भी कुछ नया बता दो, बता दो, बता दो। रेनू जी, मैम लेफ्ट कोई तो राइट मैंने तो नहीं पढ़ा है। पढ़ा नहीं है? सच्ची? सच्ची? मैंने कुंजल के टाइम पे स्पेशली ये बात पूरी एक्सप्लेन की थी, जब स्टमक का स्पिंटर समझा रही थी, पायलोरिक स्पिंटर के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने उस टाइम पे कि किस साइड स्टमक होती है, कि कैसे पानी पीते ही हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है और क्यों बनाना होता है, कैसे हम स्टमक को थोड़ा सा प्रेस करते हैं। सारी बात समझाई थी मैंने। ये पता है किस चीज का नतीजा है? आप लोग नोट्स नहीं बना रहे। ये सिर्फ और सिर्फ उसी का ही है। ये सिर्फ इसका रिजल्ट है और कुछ नहीं है। स्टमक आपकी लेफ्ट साइड होती है, ठीक है? थोड़ा सा पोर्शन उसका सेंटर की तरफ जरूर जा रहा है। सेंटर में तो कोई भी ऑर्गन नहीं है, इवन हार्ट भी सेंटर में नहीं होता। कोई चीज सेंटर में नहीं है हमारी बॉडी में। रिब इंटेस्टाइन को केज, आप कह सकते हो। बोलो। रिब केज। रिबकेज? रिबकेज तो हड्डियों का ढांचा हुआ ऑर्गन नहीं है। Inside that there is respiratory वो भी सेंटर में नहीं है, लेफ्ट एंड not राइट में inside डिवाइडेड that. है। Okay, okay, fine. Yeah, two left and right. Yeah. ध्यान से देखो, ऐसे क्वाड्रेंट में हमारी बॉडी डिवाइडेड होती है, ठीक है? इस तरफ हम बेली बटन कह सकते हो होता है, ठीक है? अगर ये लेफ्ट है और ये राइट है तो स्टमक यहां से स्टार्ट होता है ऐसे करके, ठीक है? और लीवर यहां से स्टार्ट होता है ऐसे करके, बायलोब्ड, ठीक है? यहाँ पे मिलेगा आपको गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर के पास में जब ये इसके यहाँ से ये जा रही है, ड्यूडेनम जा रहा है, तो ड्यूडेनम का जो हेड है, ड्यूडेनम का हेड हो गया, इसके पास यहाँ पे पेनक्रियास कुछ इस तरह से जा रहा होता है ऐसे करके, और पीछे यहाँ पे बैक साइड पे बॉडी के, नहीं ऑरेंज हो गया, बॉडी के बैक साइड पे यहाँ पे आपकी किडनीज होती हैं। डायग्राम पे प्लीज मत जाइएगा, थोड़ा सा समझाने के लिए बता रही हूँ। स्टमक कहाँ होता है आप बताओ, सुमा जी? हाँ मैम, लेफ्ट साइड पे ही बोलना, लेफ्ट starts at the left and moves towards the right. करेक्ट, ठीक है? और इसके 4 भाग में डिवाइड होता है स्टमक, ठीक है? 1, 2, 3 एंड देन 4 वाला पार्ट ये वाला आ गया। ये फंडस वाला पार्ट था, ये कार्डियक, क्यों? ये Cardiac. कार्डियक के पास, ठीक है ना? कार्डियक के पास होता है। एंड देन बॉडी, एंड देन पाइलोरस। पाइलोरस के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? स्पिंटर आता है, स्पिंटर से आता है ड्यूडेनम आ जाता है। ड्यूडेनम पे लगे होते हैं हमारे कुछ ग्लैंड्स, ब्रूनर ग्लैंड्स, अभी नहीं पढ़ा, आपको पढ़ाया गया, आपको भी पढ़ाऊंगी, ठीक है? किडनी की फिल्ट्रेशन हम पढ़ेंगे बाद में। कब पढ़ेंगे मैम? पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, डोंट वरी, इतनी जल्दी मत करो, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर किडनी को भी अच्छे से समझ लेंगे। ये रहा किडनी। किडनी कहाँ होती है पता है? चलिए छोड़े, जो किडनी का आएगा टॉपिक तो पढ़ लेंगे, ठीक है? बैक साइड होती है आपकी पीछे कमर में, पीछे पीठ पे, Below the ठीक है? abdomen, back side. बिलो द एब्डोमेन? ना, Pelvis region. Pelvis region में, pelvis region back. नो, No. नो, Okay. ऊपर की साइड होती है यहाँ पे, जहाँ पे आपका रिबकेज एंड करता है ना, 2 हाँ. फ्लोटिंग रिब्स निकलती हैं Okay. ऐसे करके, हाँ. उसको कवर करते हुए निकलती है, Okay. मतलब उसको छुपा के, उसको ढकते हुए निकलती हैं पीछे से, हम्म. इसलिए फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ठीक है? हम्म. आगे से इसलिए आगे नहीं आ पाती। फ्लोटिंग रिब्स जो होती है, फ्लोटिंग रिब्स का मतलब होता है वो आगे से जुड़ी नहीं हुई रिबकेज से, हम्म. ठीक है? अगर जुड़ी नहीं हुई यहाँ पर है, वो इसलिए है क्योंकि अगर आगे से आएंगे तो लीवर और स्टमक और पैंक्रियाज, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएंगे, वो हमें नहीं लाना,
हमें क्यों नहीं लाना? क्योंकि ये फूलता बड़ा सब कुछ होता रहता है, और इसके लिए हमें फिर और बड़ा ढांचा करना पड़ेगा। अगर ढांचा इतना बड़ा कर दिया तो स्पाइनल कॉर्ड की जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगी। जो फ्लेक्सिबिलिटी आज के टाइम में जो आप चक्रासन वगैरह कर पाते हो, क्यों कर पाते हो? इसी वजह से कर पाते हो क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी बनी हुई है, क्योंकि आगे कोई हड्डी नहीं है। अगर एब्डोमेन में अगर हड्डी होती तो आसन करना ही नामुमकिन था, डाइजेशन होना ही नामुमकिन हो जाता। नामुमकिन तो नहीं कहूंगी, हाँ, डाइजेशन नहीं होता। किसी भी वर्टिब्रा के पेट में, एब्डोमेन में हड्डी नहीं होती। बैक साइड पे फिर भी मिलेगी जो तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम है, पर पेट पे, एब्डोमेन के फ्रंट में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहीं पे ही, क्योंकि जो यूट्रस है, यूट्रस अपनी जगह से जब वहां पे जब बेबी बनता है, जो वूम होता है, वो पूरा फूल के आगे इस जगह पे तो आता है, पूरा इस वाले एरिया में तो आता है पूरा फूल के। अगर यहाँ अगर आगे बोन होगी तो कैसे कैसे सब कुछ मैनेज हो पाएगा? हो पाएगा मैनेज? नहीं हो पाएगा मैनेज। अब तो सिर्फ यूट्रस की जो वॉल है, जो आप कहें कि पेल्विक रीजन की जो वॉल है, जब वो खुल रही होती है, डायलेशन में आती है एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, तब इतनी जान निकल जाती है। सोचिए, यहाँ तो पूरी हड्डियों का ढांचा जब अलग हो जाएगा तो फीमेल विल लाइक, ना मुझे करने ही नहीं, बच्चे नहीं पैदा करने। हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। वो दर्द को सोच के देखे ना एक बार कि बोन्स कैसे अलग होती है, डिफ्यूज भी होती हैं, बाद में आके मिल भी रही हैं। उससे पहले डायलेशन स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पूरे 9 मंथ्स के अंदर पूरी बॉडी एक्सपैंड करती है, वापस भी अपनी जगह पे आती है। आगे कोई हड्डी नहीं होती। इसका रीजन बहुत सारे हैं, उनमें से मेजर रीजन यही है कि ये हमारा बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसको फुलाया और कम करा जा सकता है विद वेरियस रीजंस। एंड मैम फिर तो लंग्स भी फूलती हैं, तो उसमें तो आगे हमारा ढांचा है। लंग्स इसलिए फूलती हैं और लंग्स के आगे इसलिए हड्डियों का ढांचा लगाया हुआ है क्योंकि वहां ना तो हम मुझे कोई पानी की जरूरत है, वहां सिर्फ हवा की जरूरत है। और वो बहुत ही इजी पैसेज है जहां से मैंने श्वास ली, और बहुत ही नीचे बिल्कुल पास में, जस्ट कनेक्टेड ही है। उसके बाद क्या आ गया? लंग्स आ गई। इसमें पानी की एक ड्रॉप भी अगर लंग्स के अंदर चली जाए तो लंग्स खराब हो सकती हैं, हो ही जाती हैं। तो पानी का एक ड्रॉप भी अच्छा नहीं है उसके लिए। तो वहां पे बिल्कुल सूखा है, इसलिए वो एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट रखा गया है। वो जगह ही बिल्कुल अलग रखी गई है। और लंग्स कितना अपना फूल सकती हैं, ठीक है, इन्फ्लेट कर सकती हैं, उतना स्पेस है हमारी बोन्स के पास। और बोन्स भी एक्सपैंड करती हैं। क्यों एक्सपैंड करती हैं? क्योंकि एक बोन के बीच में दूसरी बोन के बीच, एक बोन से दूसरी बोन के बीच में कौन सी मसल लगी होती है, कौन सा टिश्यू होता है? कौन बताएगा? बोन टू बोन और मसल टू बोन कौन सा होता है? बोन टू बोन होता टेंडन। है लिगामेंट, बोन टू बोन लिगामेंट एंड बोन टू मसल इज टेंडन। एमटीबी था या बीएलबी था? मत बनाओ नोट्स, मत बनाओ। अरे नोट्स में लिख कर बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही सही बताओ, रिवीजन कर लो मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो। मैम एंड एमटीबी एंड बीएलबी। एमटीबी से ऐसे याद कर सकते हो, मतलब एमटीबी मसल्स टू मतलब बोन, मसल्स एमटीबी, टू बोन। मसल्स टू बोन, एमटीबी। ओके, चले आ जाए। याद कर लिया आप लोगों ने। चलिए, डायग्राम को भी, अभी ये डायग्राम नहीं समझने की नीड आपको, ये बस आप इतना देख सकते हो सिर्फ स्ट्रक्चर को समझने के लिए। ये डायग्राम मैम क्यों नहीं देखना अभी? क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है सारी चीजों की, कौन सी वेन कहाँ से क्या आ रही है, वो अभी नहीं, उस लेवल तक मैं आपको समझाया है। अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है तो हम वहां नहीं जाएंगे, ठीक है? ठीक है। पैंक्रियास इज बोथ एन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन को जरूर याद कर लीजिए, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सिर्फ पैंक्रियाज ही ऐसा है जिस जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। एक्सोक्राइन पैंक्रियाज जो पार्ट होता है इसका, क्यों है ये दो दो पार्ट है, बता दिए ना इसकी, दोनों तरीके से एक्ट करता है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। मैम वो क्या होता है? मैम एक डक्ट वाला ग्लैंड होता है, एक विदाउट डक्ट वाला ग्लैंड होता है। जो डक्ट वाला ग्लैंड होता है वो अलग होता है, और जो विदाउट डक्ट वाला होता है वो एक्सोक्राइन होता है, ठीक है? चलो। Exocrine pancreas, this consists a large number of
लोब्यूल्स विच कंसिस्ट ऑफ सिक्रेटरी सेल्स। सिक्रेटरी सेल्स जो होते हैं, सिंपल सी बात है, सिक्रीशन के लिए जो सेल्स यूज करे जाते हैं उनको सिक्रेटरी सेल्स बोलते हैं। लोब्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि मस्से नहीं निकल आते, कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, कुछ इस तरह के, कुछ इसके बड़े बड़े से ना ऐसे मस्से जैसे निकले हुए हैं ऐसे करके, जैसे ये इसकी सरफेस है, इस सरफेस पे ऐसे करके लोब्यूल्स टाइप बने हुए हैं, ठीक है, इसके अंदर वो सेल्स मौजूद है। कौन से सेल्स? ये वाले सिक्रेटरी सेल्स, ठीक है। ईच लोब्यूल इज ड्रेन्ड बाय अ टाइनी डक्ट, ठीक है, यहाँ पे एक डक्ट निकल रही है हर एक लोब्यूल्स के, यहाँ से नहीं निकलती, यहाँ से निकलती है, ये एक डक्ट निकल रही है, ठीक है, एंड दीज यूनाइट इवेंचुअली टू फॉर्म अ पैनक्रियाटिक डक्ट। इसकी भी निकली, इसकी भी निकली, यहाँ पे एक और था, इसकी भी निकली, फिर एक और आया, इसकी भी निकली, डक्ट आ गई, इन सब ने मिलके ना एक डक्ट, कॉमन डक्ट बना ली यहाँ पर, ठीक है, उसको पैनक्रियाटिक डक्ट बोल दिया, ठीक है, which extends along the whole length of the gland and opens into the duodenum, ये वाली, ठीक है, duodenum में जाकर ओपन होती है। just before entering the duodenum the pancreatic duct joins the common bile duct, यानी कि जब वो duodenum के पास, सॉरी गलत है, ये duodenum है, इसके पास ओपन होने से पहले, यानी कि duodenum के अंदर ओपन होने से पहले यहाँ पे आके ये वाली डक्ट ओपन होती है, ठीक है, इन द जॉइंट इन द कॉमन बाइल डक्ट, ये जो है ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये वाली जो येलो वाली बनाई है मैंने, ठीक है, टू फॉर्म हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वाटर। ये थोड़ा मुश्किल वर्ड है। हिपैटो मतलब, हिपैटो का मतलब होता है लीवर, हिपैटो पैनक्रियाटिक यानी कि पैनक्रियास वाला, एम्पुला मीन्स जहाँ पे एक छोटा सा बल्ब सा बन जाता है, ऑफ वाटर, ठीक है, ये नाम ही सिर्फ याद कर सकते हो, ज्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है, यहाँ पे आके सारे वो जूसेस जो है ना इसके जो सिक्रीशन इसका है वहां आके मिलता है। हाँ जी, मैम एम्पुला क्या बोला था आपने? एम्पुला एम्पुला ना इस तरह से होता है, इस तरह से एक नोड्यूल टाइप का बना हुआ होता है, ये वाला जो एरिया ना, ये वाला इस टाइप का बनता है यहाँ पर अगर, यहाँ कहेंगे ये, यहाँ कहेंगे यहाँ, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया यहाँ पर, ये पेनक्रियास थे, पेनक्रियास है, ठीक है, इसके अंदर ये बहुत सारे लोब्यूल थे, इन्होंने की डक्ट निकलती गई निकलती गई निकलती गई निकलती गई, मिलकर एक कॉमन डक्ट इन्होंने बना ली, ठीक है, ये गई मिली किसके पास जाकर, ड्यूडेनम के पास जो कॉमन बाइल डक्ट थी, ठीक है, इसके पास आके ये मिल गई, ये वाला जो बनेगा ना एरिया, ये वाला एम्पुला वाला होगा, ठीक है, चलिए ओके, तो यहाँ पे हमने बनाया क्या, हिपैटो एम्पुला ऑफ वाटर, ये लाइन को सिर्फ ऐसे ही याद करना पड़ेगा और ये एग्जाम में नहीं आती, एग्जाम में नहीं आती, समझना बहुत जरूरी है कि इसके रिलेटेड कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ना ले हमसे, जैसे कि मतलब क्या, वही पूछेंगे सिंपली हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट जो है या जो एम्पुला है वो कहाँ से निकलता है या कहाँ आके मिलता है, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है कि वो पैनक्रिया से निकलेगा और इस वजह से, और लीवर से निकल रहा होता है, इस वजह से आके वो वहां आके मिल रहा होता है, इसलिए उसको ये नाम दिया गया हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला ऑफ वाटर, ये नाम दिया गया है, ठीक है, और इसको कॉमन बाइल डक्ट टू फॉर्म अ कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, तो ये उसके पास आके वहां आके मिलती है, ठीक है। दूसरा, ड्यूडेनम में आके ओपन, जो कॉमन बाइल डक्ट है वो ड्यूडेनम में आके ओपन हो रही होती है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, बस ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे, अगर पूछा जाएगा तो पूरा खोलकर आराम से सिर्फ यही पूछा जाएगा कि कहाँ से निकली और कहाँ आ रही है, इतना पूछा जाएगा, इनमें से क्या निकल रहा है ये सब इतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। द फंक्शन of the exocrine pancreas is to produce pancreatic juice, ठीक है, एक्सोक्राइन का पार्ट क्या है, ये पैंक्रियाटिक जूस निकालता है जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स कौन किस लिए होते हैं, एज अ को फैक्टर का काम करते हैं ये एंजाइम्स, वो चीज होती है जहाँ पे हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बीच में कुछ ऐसी चीजें, हमें कुछ एलिमेंट्स चाहिए ताकि वो उसके बॉन्ड्स को तोड़ सके,
ठीक है, इसके लिए मुझे एंजाइम चाहिए, ठीक है, और ये ज्यादातर ना सुप्त अवस्था में बैठे हुए होते हैं, ज्यादातर जो होते हैं वो सुप्त अवस्था में होते हैं, ठीक है, कंटेनिंग एंजाइम्स, ठीक है, सम इन द फॉर्म ऑफ इनएक्टिव प्रिकर्सर्स, मींस मुझे उसको जगाना पड़ता है जाके, ठीक है, कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलेंगे और वो ग्लैंड के पास या सेल के पास जाके कहेंगे कि उठ जाओ उठ जाओ, प्रोटीन आ गया, या उठ जाओ उठ जाओ, लिपिड आ गया है, ठीक है, तो उसके लिए हमें जूस हमें निकाल के दो, ठीक है, दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स, ठीक है, तो एक्सोक्राइन यहाँ लिखेंगे हम एक पार्ट में कि पेंक्रियाटिक एक्सोक्राइन डक्ट से मुझे क्या मिला, मुझे पेंक्रियाटिक जूस मिला, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें थे एंजाइम्स, उसमें थे एंजाइम्स, तो मैम उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वो थे इनएक्टिव फॉर्म में, यहाँ पे लिख दो इनएक्टिव फॉर्म में, मींस इनएक्टिव फॉर्म में मींस ये नोजन में होंगे, नोजन में बताया था ना, नोजन जहां भी कहीं लगा होता है वो नोजन का मीनिंग ये होता है कि वो सुप्त अवस्था में है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये हमें हेल्प करेंगे, किसकी डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ये हमें हेल्प करेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स के डाइजेशन में हमें हेल्प करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पैराग्राफ में हर चीज कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ठीक है, डोंट वरी। अब ये मैंने यहाँ पे आप एक्सो कर दीजिएगा, ये ऐसे एक्सो, ठीक है, अब आते हैं पेंक्रियास की एंडोक्राइन जो पार्ट है उसका, कि जहां पे मैंने कहा दोनों ग्लैंड की तरह काम करता है, कौन, पेंक्रियास, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन को मैंने समझ लिया, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और लिपिड को डाइजेस्ट करने के मेरे काम आता है, और ये विद डक्ट कैसे काम कर रहा है, हेपाटो पेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर आके मिल जाता है, वहां एक एम्पुला बनाता है, एम्पुला मीन्स एक छोटा सा एक आप समझिए एक पिंपल टाइप बनाता है, ठीक है, एम्पुला का पिंपल समझ के चलो, वो एक पिंपल बनाया था वहां कर, ठीक है, वो एक्चुअल में पिंपल जैसा ही होता है, उसको एम्पुला बोलते हैं, ठीक है, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ग्लैंड आर ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स, इसके अंदर कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं पैंक्रियाट के, जिसको कहते हैं पैंक्रियाटिक आइलेट्स या फिर लैंगरहैंस, लैंगरहैंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि पैंक्रियास के जो सेल्स होते हैं, लैंगरहैंस करके पूछ लेंगे, या कि लैंगरहैंस किसके सेल्स हैं, लीवर के हैं, गॉल ब्लैडर के हैं, पैंक्रियास के हैं, या ड्यूडेनम के हैं, ऐसे करके कुछ पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन, स्टमक के हैं, कोई भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपने कहना है कि नहीं ये पैंक्रियास के हैं, ठीक है, पैंक्रियास के सेल को क्या कहेंगे, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं उनको कहेंगे पैंक्रियाटिक लैंगरहैंस बोल सकते हैं, और सिर्फ लैंगरहैंस लिखा आ सकता है, या पैंक्रियाटिक आइलेट्स बोला जाता है, किसी भी नाम से मिल सकता है, आइलेट्स स्लैश लैंगरहैंस करके लिखा होगा, या पैंक्रियाटिक लैंगरहैंस करके लिखा होगा, पैंक्रियाटिक आइलेट्स करके लिखा होगा, जैसा भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, तो ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हमें पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि जी सेल था ना स्टमक का, गैस्ट्रिक का जी सेल था हमारे पास, फिर वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास जाता है, जो अभी हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन में, कि उसके पास अपने खुद के जो ग्लैंड्स होते हैं ऑक्जेंटिक, और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास उसके लिए, जो हमारी प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है हमें, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे उसके अंदर, अभी अभी नहीं आया वो पार्ट आपका एब्जॉर्प्शन में आएगा, कि कौन सी ग्लैंड्स को कैसे वो यूज कर रहा है, कौन से ग्लैंड कैसे हमें कुछ सिक्रीशन देते हैं, म्यूकस सिक्रीशन मिलता है हमें स्टमक में, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पे सेल क्या सेल हो गया, सेल हो गया पैंक्रियाटिक आइलेट्स या फिर लैंगरहैंस, ठीक है, द आइलेट्स हैव नो डक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कोई डक्ट नहीं होती, द हॉर्मोन्स डिफ्यूज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, जिसके पास कोई पाइप ही नहीं है तो वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, वो परफ्यूम की तरह स्प्रे करेगा और पूरी हवा में चला जाएगा, और हवा तो होती नहीं बॉडी में, बॉडी में तो कुछ लिक्विड लिक्विड में है, अब लिक्विड लिक्विड के अंदर चले जाओ तो वो कहेगा ब्लड, ठीक है, यहाँ फिलहाल ब्लड की बात हो रही है, ठीक है, वो ब्लड के अंदर एक परफ्यूम की तरह उसको स्प्रे करके छोड़ देगा, कि जाओ सब कुछ मैंने इसके अंदर बहा दिया, या कहेंगे गंगा मैया में जब जाते हैं ना वहां पर हरिद्वार में, तो सब कुछ वहीं बहा देते हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ उसके अंदर छोड़ देता है, क्या छोड़ रहा है, लेकिन हॉर्मोन्स छोड़ रहा है, ठीक है, कौन,
पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के कौन से सेल, लैंगरहैंस या फिर आइलेट्स, ठीक है। लेकिन क्या कर रहे हैं, वो ब्लड के अंदर क्यों छोड़ रहे हैं, रीजन समझना, ब्लड के अंदर सिर्फ इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि उसके पास कोई डक्ट नहीं है, कोई पाइप नहीं है अपनी, कोई नली नहीं है उसकी अपनी। जिसके पास अपनी नली होती है वो एक्सोक्राइन की तरह एक्ट करता है, और जिसके पास नहीं होती वो एंडोक्राइन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सॉरी एंडोक्राइन पैंक्रियाटिक पैंक्रियास सिक्रीट्स हॉर्मोन्स इंसुलिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट चीज है कि पैंक्रियास जो शुगर वगैरह की जो डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है वो किस वजह से होती है, इस इंसुलिन की वजह से ही होती है। तो वो कौन रिलीज करा रहा है, पैंक्रियास। पैंक्रियास में कौन से वाला टाइप का उसका करवा रहा है, एंडोक्राइन वाला, जिसके पास डक्ट नहीं होती है, इसलिए ब्लड स्ट्रीम के अंदर चली जाती है और बहुत सारा शुगर यानी कि बहुत सारा ग्लूकोज बॉडी के अंदर हो जाता है, मिठास मिठास कुछ ज्यादा ही हो गई है, ठीक है यहाँ पर। एंड ग्लूकागन which are principally concerned with the control of blood glucose sugar level। अभी होता क्या है, एक ने एक्सक्रीट करा, सॉरी एक ने सिक्रीट करा कि निकालो, क्या निकालो, इंसुलिन निकालो, दूसरा कहेगा नहीं रुक जाओ, हो गया काम, खत्म हो गया। अब जब ये इम्बैलेंस हो जाता है ना, तब बीमारियां लगती है, ठीक है। एक काम आएगा रोकने के, एक काम आएगा उसको बढ़ावा देने के लिए। इसके बारे में आराम से पढ़ेंगे, सिर्फ अभी ये पढ़ना है, अभी तो बीटा अल्फा करके पढ़ोगे, अभी वो नहीं आया है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना नाम जानकारी रखो कि पैनक्रियास के पास कौन सी दो चीजें वो रिलीज कर रहा है एंडोक्राइन वाले पार्ट से, वो जो ब्लड में जाएगा। अभी नहीं क्वेश्चंस लूंगी, 2 मिनट रुक के, ठीक है, बिफोर द क्लास, बिफोर एंडिंग द क्लास, ठीक है। तो जब वो कौन कौन सी दो चीजें रिलीज कर रहा है, एंडोक्राइन वाला पार्ट ब्लड स्ट्रीम में, पैनक्रियास ब्लड स्ट्रीम में कौन सी दो चीजें रिलीज कर रहा है, एक इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागन, ठीक है। ये दो चीजें रिलीज कर रहा है कौन, पैनक्रियास। अगर हम पैनक्रियास का एंडोक्राइन ग्लैंड की या उसका एंडोक्राइन फीचर की बात करें, वो वाला पार्ट, जब उसके पास डक्ट आती है तो वो क्या रिलीज करता है, एंजाइम्स रिलीज करता है। किस लिए रिलीज करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए। क्या ये क्लियर हो गया कि पैनक्रियास दोनों दो तरीके की चीजों को ही यूज करवा रहा है, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। अब स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ जी, एक तो इंसुलिन और दूसरा इंसुलिन और ग्लूकागन, ये रहा, यहाँ लिखा था ना, ये रहा, ठीक है। ये अभी पढ़ेंगे, इसमें अल्फा बीटा वगैरह भी आएगा, डोंट वरी, वो सब कुछ पढ़ेंगे अभी। अभी नहीं कर पा रही, वरना डर जाओगे। और ये अभी जैसे इसका फंक्शन धीरे धीरे समझते जाओगे तब ज्यादा क्लियर होता जाएगा। अभी सिर्फ प्रीफेस पढ़ो कि ये सब चीजें कहाँ हैं, स्ट्रक्चर्स कहाँ पाए जाते हैं बॉडी के अंदर, जो भी आप लोगों को क्लियर नहीं है कि स्टमक लेफ्ट में है राइट में है। अभी स्ट्रक्चर को समझो, स्ट्रक्चर यहाँ यहाँ है, पाया जाता है, ठीक है। तो इसको जब एब्जॉर्प्शन पढ़ोगे तो आप कोरिलेट आराम से कर पाओगे बॉडी के अंदर, ठीक है। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड in the body weighing between 1 to 2.3 kgs, ठीक है। और जो लीवर होता है वो लोकेट करता है अपर राइट हैंड पोर्शन में, कहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी के अपर हैंड, यानी कि जो मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड के अपर वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे करता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो डायफ्राम वाला एरिया उस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इसकी वजह से हमारा जो लंग है राइट साइड का वो थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। okay. Beneath the diaphragm and on the top of the stomach थोड़ा सा आता है लीवर का पोर्शन, ठीक है। मोटा वाला पोर्शन जो होगा ना वो थोड़ा लंग्स वाली साइड पे जाएगा, और जो छोटे वाला पार्ट जो होता है ना, छोटू सा जो नीचे जिसका जो लोब जा रहा होता है, पैंक्रियास की तरह ही है, पैंक्रियास का थोड़ा सा बड़ा वाला फॉर्म समझ लो, वैसा ही होता है, ठीक है। तो उसका जो थोड़ा वाला नीचे वाला पार्ट जा रहा होता है वो थोड़ा स्टमक के ऊपर जाके उसके आता है, टकराता है आपस में, कुछ नहीं है, बस उसके थोड़ा सा ऊपर आ रहा होता है। अभी आएगा डायग्राम तो आपको दिख जाएगा। और राइट साइड की किडनी एंड इंटेस्टाइन के ऊपर आता है उस साइड पे, ठीक है। शेप लाइक कोन, द लीवर इज अ डार्क रेडिश ब्राउन ऑर्गन। इसका कलर कैसा होता है, पैनक्रियास का ग्रे था, इसका रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। इसमें इसकी शेप नहीं दी हुई, ये दी शेप, ये देखिए, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, ठीक है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ये स्टमक के ऊपर आ रहा है, और ये वाली साइड जो इंटेस्टाइन के ऊपर आ रही है, इसलिए। अभी क्लियर है।
ज्यादा देर बाद दिखाऊंगी तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। और ये देखिए पीछे पेनक्रियास छुपा बैठा है, इसका हेड इस तरफ है और पूंछ ऊपर की तरफ जा रही है इसकी। कहाँ जा रही है? पूंछ ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, ये यूं कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। ओके, there are two distinct sources that supply blood to the liver, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, including the following: oxygenated blood flows in the form flows in from the hepatic artery। कौन सा ऑक्सीजन, ये ज्यादा दिख नहीं रहा है आपको, सॉरी। हाँ जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हेपेटिक आर्टरी से जाएगा, ठीक है। और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन। अब ये क्या चीज है हमारी बॉडी में ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। हमारी बॉडी में दो ही जगह सिर्फ ऐसा है जहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली या कहें कि उस वेन के अंदर मिलने की बजाय, हार्ट वाली जो वेन होती है उसमें मिलने की बजाय वो एक ऑर्गन के साथ जाके मिल जाती है, ठीक है। और वहां उसका एक्सचेंज होता है, इनसाइड न्यूट्रिएंट्स का और डीऑक्सीजन ब्लड का वहां एक्सचेंज होता है, और वो उनकी कॉमन वेन जारी होती है दोनों के बीच में, एक शेयरिंग वेन आप ऐसा समझिए, ठीक है। वो जो शेयरिंग वेन है ना उसको पोर्टल कहते हैं, पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन कहा जाता है। अभी यहीं तक थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूछा गया भी हुआ एक बार, YTTC में पूछा जाता है, आपका YCB में पूछा जाता है, YCB लेवल 7 स्पेशली, जहाँ पे योग थेरेपिस्ट की जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, तो आता ही आता है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में फ्लो हो गया? हमारा हिपैटिक आर्टरी से, यानी कि जो लीवर की आर्टरी है। हिपैटिक वर्ड किसके लिए यूज करेंगे? लीवर के लिए। किसके लिए? लीवर। कौन सा वर्ड यूज करा है मैंने? हिपैटिक। और इसकी जो अपनी खुद की आर्टरी है, आर्टरी से मतलब हमेशा याद रखिएगा कि वो ऐसे करके ए से याद रखिएगा कि टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स, की जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा फ्लो होता है। कहाँ से लेकर होता है ये? हार्ट से, ठीक है। हार्ट से जो अयोटा होता है, बड़े वाला जो आर्टरी 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 आके एक बड़े वाली आर्टरी में आके मिलती है जिसको हम अयोटा बोलते हैं, ठीक है। उसे जब सारा के सारा जब ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा, रुको। ये रहा हार्ट, सुंदर सा, ठीक है। और ये आगे, ठीक है, ये लंग्स है, ठीक है, और बीच में हार्ट है। अब होता क्या है, हार्ट के पास ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी बॉडी से, डीऑक्सीजनेटेड, DO लिख रही हूं। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से लंग्स से हार्ट के अंदर जाता है और यहां से वापस नीचे पूरी बॉडी में जाता है। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये पूरी साइकिल चलती है। अब इसमें कैसे होता है ये अभी कहानी नहीं समझनी है, लेकिन थोड़ी सा प्रीफेस समझ सकते हो। पूरी बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जिसमें कि ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन अब नहीं है, खत्म होगी, न्यूनतम में है वो, ठीक है, वो वाला ब्लड पहले हार्ट के पास जाएगा। हार्ट उस ब्लड को सीधा लंग्स के पास भेजेगी, यहाँ पर किसके पास भेजेगी? लंग्स के पास भेजेगी, जिसकी वजह से हम श्वास लेते हैं, ठीक है। मैंने श्वास ली, आप सबने श्वास ली, क्या कहते हैं हम? ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब ब्रीद इन किया, ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन आ गई तो उसने ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ ऑरेंज वाली से, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले भेजा किसके पास? लंग्स ने जब ऑक्सीजन भर ली, मैंने ये करा, अब इससे इसका इफेक्ट क्या हुआ? लंग्स के पास ऑक्सीजन चली गई, ठीक है। अब लंग्स के पास ऑक्सीजन चली गई तो उसके पास एक आई भी थी, एक नस, वो कंफ्यूज हो गए आप, समझो वहां पे एक नस थी जो हार्ट से कनेक्टेड थी, और उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा, ब्लड के बीच में एक्सचेंज होगा, और जितना भी मैंने ऑक्सीजन लिया फटाफट से एक्सचेंज हुआ दोनों के बीच में, और वो हार्ट के पास गया और हार्ट ने पूरे शरीर को पहुंचा दिया। ये प्रक्रिया होती है सर्कुलेशन में,
ये मैंने बहुत छोटे फॉर्म में बताया, बहुत ही छोटे फॉर्म में। इसको इलैबोरेटली पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, जिसमें ब्लड ब्लड सब कुछ पढ़ा जाएगा। ये बहुत ही छोटे इलैबोरेटेड वे में समझाया। अब प्रक्रिया ये सारी होती है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले जाएगा हार्ट में, हार्ट से जाएगा लंग्स में, ठीक है। वहां से ऑक्सीजन लिया, लंग्स से हार्ट में आया, और ताकि फिर बाकी पूरे ऑर्गन्स के पास चला जाए डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। लेकिन यहाँ कहानी उल्टी हो रही है। उल्टी नहीं हो रही, थोड़ा सा ग्लिच है इसके अंदर। एक हमारी ब्रेन में ऐसा होता है, दूसरा पाया जाता है हमारे एब्डोमेन रीजन में, यानी कि लीवर के पास। ये चीज पाई जाती है जहां पे एक ऐसी वेन मिलती है। वेन जो होती है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। वेन क्या होती है? वी, यानी कि हार्ट के पास वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, ठीक है। और ए होता है हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नीचे लेकर आता है, ऐसे पूरी बॉडी में आप समझ लीजिए, ठीक है ना, याद करने के लिए। जहां पे दो ऑर्गन्स एक वेन को शेयर कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला, वो जो शेयर कर रहे हैं उसको हेपेटिक पोर्टल वेन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच ब्लड फ्लो होता है इस पोर्टल वेन के अंदर, ठीक है। द लीवर कंसिस्ट ऑफ टू मेन लोब्स, एक बड़ा सा लोब होता है, एक थोड़ा छोटा सा लोब होता है, ठीक है। बोथ आर मेड अप ऑफ 1000 लोब्यूल्स, मींस उसके अंदर छोटे 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 लोब्यूल्स, जो मैंने आपको बताया था ना, छोटे छोटे जैसे कि पिंपल टाइप होते हैं, थोड़े बड़े थोड़े छोटे, ऐसे करके थाउजेंड्स में है, ठीक है। अभी थाउजेंड्स में क्यों है? इसके पास अपने खुद के सेल होते हैं, ठीक है। These lobules are connected to small ducts that connected with the larger duct and form the common hepatic duct. इन्हों सेल की बात नहीं बताई इसके अंदर, ठीक है। उसके पास अपनी चीजें होती हैं, तभी वो काम कर रहा है। डक्ट्स वाली जो चीज है वो तभी काम कर रही है, यानी कि ये लोब्यूल, ये लोब्यूल, ये लोब्यूल, ऐसे करके बहुत सारे, कितने 1000 लोब्यूल हो गए हमारे पास, ठीक है। सेम पेंक्रियास वाली बात है, ठीक है। उनके पास भी लोब्यूल लोब्यूल थे बहुत सारे, उनकी भी अपनी एक डक्ट निकल रही थी, और फिर वो जाके एक कॉमन डक्ट बना रही थी, और कॉमन हेपेटिक डक्ट बना रही थी, ठीक है। ये कुछ कुछ ऐसा है, समझो इसको अच्छे से, रियल लाइफ के साथ थोड़ा सा। आपके घर में एक टंकी है पानी की ऊपर, ठीक है। वो है लीवर की कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब उससे, उस टंकी से पूरे घर में, हर नलके में, या आप कहें कि जितने भी बड़ा छोटा शावर वाला आपका नलका है, शावर है, और टब में जो अगर नलका लगा है, वॉश बेसिन में नलका लगा है, किचन में है, बाथरूम में है, पाउडर रूम में है, बहुत सारी जगह पे है ना हमारे घर में पानी की जगह है जहाँ पे हमारे पास टैप्स हैं, नलके लगे हुए हैं। तो वो सारी सारी जगह पे जो जा रहे हैं वो लोब्यूल्स हैं, जो जो टैप है वो लोब्यूल है, ठीक है। और वो लोब्यूल के पास पानी कहाँ से आ रहा है? उन टैप के पास पानी कहाँ से आ रहा है? उन टैप के पास पानी आ रहा है उस टंकी से, ठीक है। अब रोल को यहाँ थोड़ा रिवर्स कर दो, यानी कि लोब्यूल चीजें बनाएगा, और लोब्यूल के अंदर से जो डक्ट है वो सामान जाएगा उस बड़ी वाली टंकी के पास, यानी कि जो लीवर की बड़ी वाली डक्ट है उसके पास, मेजर जो डक्ट है उसके पास। बहुत सिंपल चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है चीज को समझना, ठीक है। छोटे 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 लोब्यूल, उन सब ने निकाली अपनी अपनी तारें, या अपनी अपनी डक्ट्स निकाली, और वो सारी सारी जाके मिल गई किसके पास? एक मेजर बड़े वाली के पास, ठीक है। मेजर बड़े वाली, और मेजर बड़े वाली का नाम क्या है? कॉमन हेपेटिक डक्ट, ठीक है। इस कॉमन हेपेटिक डक्ट में जो है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ बाइल मेड बाय द लीवर सेल्स टू द गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर का काम क्या है? गॉल ब्लैडर का अपना काम तो कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। इसके पास ना एक पाउच का, एक कैरी बैग का काम करता है। ये क्या काम करेगा? लीवर ने जितना भी गॉल ब्लैडर से जूस निकला, सॉरी, लीवर से जितना भी बाइल निकला, गॉल ब्लैडर ने उसको कलेक्ट करा, अपने पास रख लिया। अब जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी ना, ये गॉल ब्लैडर से निकलता जाएगा, ठीक है। And made by the liver cells to the gallbladder and duodenum, the first part of the small intestine via the common bile duct. Common bile duct के थ्रू, जो हम बाइल जूस की हम बात करते हैं ना बार बार, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि गॉल ब्लैडर कोई जूस वगैरह खुद से नहीं बनाता, वो सिर्फ एक पाउच का काम करता है, सिर्फ एक कैरी बैग का काम करता है, एक शॉपकीपर का काम करता है। शॉपकीपर कोई चीज खुद से नहीं बनाता, वो सामान एकत्र करता है। आओ लाओ दो, किराने वाली जो शॉप होती है वो उनका खुद का तो नहीं होता ना, कि बाहर जाके खुद खेत से अनाज उगा के देते हैं, नहीं ना, वो लेकर आते हैं ना, अपने पास स्टोर करके रखते हैं, और हम उनसे जाके परचेज करते हैं। ऐसा ही होता है, सेम ऐसे ही इनके पास भी होता है। गॉल ब्लैडर क्या है? शॉपकीपर का काम करता है। लीवर देता है उनको, और हम उनसे खरीदते हैं,
ठीक है, जहां जहां जरूरत पड़ती है ड्यूडेनम के पास उसको जरूरत पड़ती है उसको देता रहता है। और ये देता कैसे है, कॉमन बाइल डक्ट के पास जाके देता है। ठीक है, नियर गॉल ब्लैडर। स्प्लीन को मत देखिए अभी, स्प्लीन अभी नहीं आएगा। स्प्लीन को जब मैं ब्लड पढ़ाऊंगी तब आएगा, ये रहा स्प्लीन तब आएगा। ठीक है, अभी नहीं। जिनको गॉल ब्लैडर हैं उनके जी जिनको पूछे। हम जिनको गॉल ब्लैडर निकल जाता है स्टोन होने के कारण, तो उनको हम्म, कैसे बाइल जूस जाता है ड्यूडेनम में? नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या होता है, आप स्टोन्स का पूछ रहे हैं, स्टोन्स क्यों हो जाते हैं, कैसे हो जाता है, ये पूछना चाह रहे हो? नो मैम मैं कह रही हूँ गॉल ब्लैडर निकल जाता है तो बाइल जूस कैसे वहाँ कॉमन डक्ट तक पहुँचता है, कॉमन बाइल से? उसका कार्य खत्म हो जाता है, उसका एक बाईपास बना देते हैं। एक तो ये केस होता है, दूसरा क्या होता है, उसको कट करके निकाल दिया। ठीक है, अब वो जो कॉमन बाइल डक्ट में होता है ना, उससे कनेक्टिविटी बनाई रखी हुई होती है उससे, और पैंक्रियाज ही अपना जूस दे रहा होता है। ठीक है, पैंक्रियाज के जूस से फिर जिंदगी चलती रहती है। इसलिए कहते हैं ज्यादा तला फला मत खाओ उसके बाद से, डाइट में बहुत चेंज करने पड़ते हैं। जिनको स्टोन्स हो जाते हैं उनको तो प्रॉब्लम होती ही है, और जिनको रिमूव हो जाता है फिर उनको स्पेशली कहा जाता है कि आप अपने डाइट को बहुत कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि अगर ये हो गया तो जो जूस आपकी बॉडी में पहुंच ही नहीं पा रहा उस जगह पे, तो आगे परेशानी करेगा। नहीं तो वो बॉडी से जो भी चीज है वो सारी बाहर निकल जाएगी। हम एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे उस चीज को, सॉरी डाइजेशन में पढ़ेंगे उस चीज को, कि किस किस का ब्रेकडाउन वो करवाती है। ठीक है, तो वो चीजें नहीं तो बॉडी से निकल जाएंगी, नहीं तो उसका एब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं होगा, ब्रेकडाउन भी नहीं होगा, फिर वो अनवांटेड फूड की तरह बॉडी में से बाहर निकल जाएगी इधर। ठीक है, दो तीन केसेस होते हैं इसके। इसमें सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, डिजनम। सिस्टिक डक्ट को गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं। ठीक है, गॉल ब्लैडर का ही पार्ट होता है सिस्टिक डक्ट। और कौन सी चीज है जो आपको नहीं पता इसमें? हेपाटिक पोर्टल वेन हो गया, लीवर हो गया, लेफ्ट हेपाटिक डक्ट। ठीक है, डिजनल फर्स्ट पार्ट, पेनक्रियास। आई गेस इसमें और कोई अभी समझाने वाली चीज नहीं है। ठीक है, एक मिनट, ये रहा पोर्टल वेन का, है ये रहा, ये पोर्टल वेन वाला एरिया, ये रहा, यहाँ से ये मिल रही है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ लीवर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपसे पूछा जाएगा इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल हमने सब देख लिया, बाइल को इन्होंने सिक्रीट करा, बनाया पहले, और सिक्रीशन किस में डाल दिया, गॉल ब्लैडर में डाल दिया। ठीक है, और जो विच हेल्प्स कैरी अवे वेस्ट एंड ब्रेक डाउन फैट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग द डाइजेशन, यही इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए तला फला मना किया था मैंने, अभी आपको बोला था तला फला क्या होता है, कि हमारी बॉडी में ना जो डाइजेशन का जो पार्ट होता है वो कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड देन फैट्स। ठीक है, ऐसे कुछ चलता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है, लेकिन बॉडी जिस जिस सीक्वेंस से चलती है ना, वहां कार्ब्स पहले आता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्यों बताया, ये सीक्वेंस इसलिए बताया कि जब हम तला फला खाते हैं ना, तो ये इतना हाई हो जाता है कि हमारी बॉडी को ना भूख ही नहीं लगती। आप कभी नोटिस करेंगे एक और दो समोसे के अंदर हमारी तृष्णा खत्म हो जाती है, हम ज्यादा खा ही नहीं सकते। लेकिन यही अगर मैं आपको नॉर्मल रोटी दूं, दाल चावल या रोटी ऐसा दूं जो बहुत ज्यादा तला हुआ ना हो, बहुत ज्यादा छोक के साथ ना हो, नॉर्मल खाना जो होता है प्लेन वाला खाना, और अगर किसी को थोड़ा बहुत पसंद हो ना, जो खा सकते हैं आराम से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जीभ के स्वाद की बात नहीं कर रही हूँ, वैसे तो आप देखेंगे वो आप ज्यादा खा सकते हो। लेकिन अगर मैंने वहां उस मील में अगर मैंने 2 समोसे रख दिए, तो 2 समोसे में पेट भर जाएगा। क्यों भर जाता है, क्योंकि वो तला हुआ है, और तले हुए होने की वजह से फैट जो होता है वो उतनी जगह ले लेता है, और फैट जो लिपिड का ब्रेकडाउन होता है ना, वो स्टमक के अंदर होता नहीं है। उसका ब्रेकडाउन वो आगे सीधा पास ऑन करा देता है उसको, क्यों नहीं होता, एचसीएल की वजह से उसको ब्रेकडाउन नहीं होता। पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो वो आगे उसका पास ऑन करा देता है, पास ऑन कर दिया, अब वो इतना सारा फैट, इतना सारा तला हुआ होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत जान चाहिए होती है, और बहुत टाइम चाहिए होता है। ठीक है, पहले ब्रेकडाउन के हिसाब से चलता रहेगा, ब्रेकडाउन भी चल रहा है। ठीक है, हो गया। अब एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन में तो यूज किसको करेगा, पहले कार्ब्स को करेगा, फिर प्रोटीन को करेगा, फिर फैट को करेगा, और फैट को सबसे लास्ट में जाके करेगा यूज। ठीक है, सबसे लास्ट में अंतिम पड़ाव में जाके यूज करता है फैट्स को। ठीक है, एनर्जी बहुत निकलती है फैट से,
पर लेकिन उसको यूज सबसे आखिरी में करता है, ठीक है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करेगा, बाइल को यूज करके हम फैट को तोड़ते हैं। किसकी वजह से तोड़ते हैं? अगर फैट का, लिपिड का अगर ब्रेक डाउन होगा तो कहाँ होगा? ड्यूडेनम में होगा, ठीक है। और किसकी मदद से होगा? बाइल जूस की वजह से। वो बाइल जूस कहाँ से आ रहा है? हमारे पास लीवर से आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स, कुछ अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स बनाता है ये, जो कि ब्लड प्लाज्मा लाइक एल्ब्यूमिन एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यून्स, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो कि हमारे कुछ ऐसे को फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर यूज होते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग में, जैसे विटामिन के वगैरह को जो होता है। और लीवर से हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स निकलते हैं, ठीक है। ये आपस में फटाफट से मिलेंगे और विटामिन के साथ सब कुछ होता है। ये थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है ब्लड क्लॉटिंग की। ओके, टाइम हो गया है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग एक प्रक्रिया होती है जो हम ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले ब्लड को पढ़ेंगे, देन सर्कुलेशन पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो ठीक है, समझिए। तो हमने इसको क्या करा, इसके अंदर फिर वो उसकी जरूरत पड़ती है। क्लॉटिंग फैक्टर्स मीन्स जब कट लगा, कट लगने के बाद खून बंद हो जाए जल्दी जल्दी, उसके अंदर हमें दो तीन चीजें चाहिए होती हैं। एक विटामिन के हमें जरूरत होता है, दूसरा एक क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं जो कि लीवर प्रोड्यूस करता है, जो सुप्त अवस्था में जो जो होता है उसको जगाने का कार्य भी करता है, ठीक है। फटाफट से देखो, कुछ सेकंड्स के अंदर ही सारा काम हो जाते हैं। देखा ना, कोई छोटी सी चोट लगती है तो फटाफट से कैसे वो हील हो जाती है और वहां पर खून बंद हो जाता है। अगर कोई बड़ा घाव भी लगता है तो खून बंद होने के लिए, ताकि वहां खून और ना बहे, उसको रोकने के लिए उसको हम क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। कि देखिए हम कितनी जल्दी काम करता है सारा कुछ, और कितनी जल्दी वो खून रुक जाता है। और समटाइम्स जब वो नहीं रुकता है तो उसके लिए इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं और या मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है ना। तो तब उस टाइम पे वो कौन कौन कार्य कर रहा है? लीवर कार्य कर रहा है। और विटामिन के वगैरह की जो एब्सॉर्प्शन वगैरह सब कुछ जो होती है वो सिकम के वहां पर होती है, विटामिन B12 एन के सब कुछ, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, यानी कि जितना भी एक्सेस में जितना ग्लूकोज आप बॉडी में ले चुके हैं, बहुत ज्यादा कार्ब्स वगैरह कार्बोहाइड्रेट वगैरह खा लिए हैं, बहुत ज्यादा मीठा खा लिया है, तो उसका जो एक्सेस में जो ग्लूकोज है ना हमारे पास आ चुका है, उसको ग्लाइकोजन में कर देगा। ओजन आ गया, याद रखिए। ओजन क्या होता है? सुप्त अवस्था, यानी कि उसको स्टोर करके रख लेगा। बस बस बहुत ज्यादा अनाज हो गया, जैसे कि हम क्या करते हैं, हर रोज आटा तो नहीं मंगाते घर में रोटी बनाने के लिए। आप हर रोज ऑर्डर करते हैं आटा, कि आज 5 रोटी के लिए 2 कटोरी आटा दे दीजिए, या 3 कटोरी, सॉरी, हाँ, ज्यादा किचन का नहीं पता। पर उसके बारे में आप उसको डेली ऑर्डर नहीं करते हो, करेक्ट। आप 10 केजीज या 5 केजीज जैसा भी है, 20 केजीज, हम उसको ऑर्डर करके अपने पास रख लेते हैं, स्टोर करके रखते हैं। क्यों? हम जैसे उसकी जरूरत पड़ेगी हम वैसे वैसे उसको यूज करते रहेंगे। अब कुछ लोग डेली रोटी खाते हैं, कुछ लोग डेली रोटी नहीं खाते हैं, पर उसका मतलब अगेन ये नहीं आता कि डेली वो 5 कटोरी या 2 कटोरी आटा वो ऑर्डर करेंगे या खरीदने जाएंगे मार्केट में, ऐसा नहीं होता ना। तो ये एनर्जी के लिए ग्लूकोज को अपने पास कुछ टाइम के लिए स्टोर करके रखता है, फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती रहती है वो यूज हो जाता है। अब जैसे कि अगर आपने पूरे दिन में कहीं आप कोई भी कार्य कर रहे हो, और उस कार्य के बाद आपको कहीं भागना पड़ा, कहीं जाना पड़ा, और कोई प्लान तो था नहीं, लेकिन बॉडी में एनर्जी तो है ना। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है कि आप भाग भी पा रहे हो, कोई चीज सामने शेर आ गया भाग पाए एकदम से, वो एनर्जी कहाँ से आई? वो सारी एनर्जीज के लिए भी तो हमें कुछ ग्लूकोज वगैरह चाहिए, तो वो कहाँ से आ रहा है? वो हमारे यहाँ पे उसको जो सुप्त अवस्था में बिठा के छुपा के रखा हुआ है, स्टोर करके रखा है लीवर ने, वो है, ठीक है। ग्लाइकोजन कैन लेटर बी कन्वर्टेड बैक इनटू द ग्लूकोज फॉर एनर्जी, जैसे मैंने जो अभी आपको पूरी कहानी, अभी जो हमने छोटी सी कहानी में समझी, वो इसके लिए थी, ठीक है। एंड टू बैलेंस एंड मेक द ग्लूकोज एज अ नीडेड, जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे उसको उसकी नीड होती रहेगी। अब जैसे कि मैं अभी इस टाइम पे चेस्टर के फॉर्म पे आप देख लीजिए, मैं अब हाथ हिला रही हूँ, तो मैं सोच कर नहीं आई थी कैसा होगा। वो मुझे हाथ हिलाने, तो चलो मैं 2 चम्मच चावल और खा लेती हूँ, या मैं थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, या मैं कुछ ऐसा खा लेती हूँ जिससे कि मुझे अभी एनर्जी चाहिए। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा किसी के साथ नहीं होता कि मुझे अभी एनर्जी चाहिए तो मैं उसके हिसाब से अभी खाना खाऊं। नहीं, हम खाना खाते हैं, उसके बाद वो एनर्जी यूज होती रहती है, उसमें से कुछ वो अपने पास स्टोर करके रख लेता है फॉर द फ्यूचर पर्पस, और मे बी टू यूज इट इन द लेटर बेसिस, ठीक है, आगे के लिए उसको यूज करने के लिए, ठीक है। ओके,
कन्वर्जन ऑफ पॉइजनस अमोनिया टू यूरिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, जो हमने अमोनिया लिया था उसको यूरिया के अंदर कन्वर्ट करता है, एंड यूरिया इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। मतलब क्या है, प्रोटीन खाया, ठीक है, प्रोटीन के अमीनो एसिड्स में हमने कर दिया, ठीक है, उससे एक फॉर्म बनती है, वो है अमोनिया। अमोनिया से पॉइजनस अमोनिया को वो तोड़ ताड़ के उसको कन्वर्ट करके यूरिया बनाता है, जिससे कि हम वो यूरिया किडनी के पास जाता है ब्लड के थ्रू, और वो हम फिर बॉडी में से बाहर निकालते हैं मतलब यूरिन में वो सारा प्रोटीन का वो जो पार्ट है, यूरिया वाला पार्ट है, उसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये हम एक्सक्रीटरी वाले सिस्टम में पढ़ेंगे, जब हम किडनी का पढ़ेंगे, तब इस चीज को मैं कनेक्ट करके फिर से हम वहां पे ये चीज को पढ़ेंगे, तो इसके साथ आप किडनी वाला लिख लीजिएगा, किडनी, ठीक है, कि उसकी फिल्ट्रेशन कैसे होती है और किस तरह से हम उसको बाहर निष्कासित करते हैं बॉडी में से, ठीक है। दूसरी चीज इसको यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में या किसी ने कोई ड्रग्स लिए हैं या किसी ने कोई पॉइजन दिया है किसी को, तो सबसे पहले वो लीवर में जाके अटैक करता है। तो जब पोस्टमार्टम होता है किसी का, जब हम चेक करते हैं कि इसकी मौत कैसे हुई, जहर से हुई, रात को करीब इतने बजे के करीब ऐसा कुछ हुआ था, और ज़हर शायद किसी शराब में या चाय में मिला के दिया गया था। चाय नहीं, चाय लवर्स को थोड़ा बुरा लग जाएगा। तो चाय में नहीं, किसी खाने में मिला के दिया गया था। तो वो आपको इतने प्रिसाइज़ होके भी बता देते हैं कि किस चीज़ के अंदर मिला के दिया गया होगा। कहाँ से पता चलता है? पोस्टमार्टम तो हो रहा है ना, इंसान तो चले गए परमात्मा के पास। अब जब पोस्टमार्टम होगा तो वहाँ पे लीवर को चेक करा जाता है कि लीवर के पास ज़हर कहाँ से, मतलब लीवर के पास ज़हर था या नहीं था। अगर वहाँ लीवर के पास ज़हर होगा, तो इसका मतलब ज़हर देकर ही डेथ हुई थी। ठीक है? तो लीवर बताता है, लीवर के पास ज़हर होता है। अब लीवर के पास ज़हर पहुँच गया तो क्या हो जाएगा? इससे कि कुछ हो जाता है क्या? हाँ, हो जाता है। जब लीवर के पास ज़हर पहुँच गया तो उसने ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुँचा दिया, ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुँचा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? किडनी-विडनी सबके पास पहुँच गया। अब ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? अच्छा, क्लीयरिंग द ब्लड ऑफ ड्रग्स एंड अदर पॉइजनस सब्सटेंसेस, ये जो मैंने अभी बात बोली, ये यहाँ पे लाइन में इन्होंने थोड़ा छोटा करके लिख दिया। अब जो कोई दवाई भी खाते हैं, तो ये बॉडी में जब एक्सेस ऑफ कोई भी मेडिसिन अगर हो गई, अगर आप देखेंगे कुछ लोगों को गर्मी हो जाती है तो उस गर्मी में हम वो खाते हैं, बीकासुल। अब बीकासुल के टाइम पे क्या करेगा, वो कहेगा बीकासुल है, उसने तो अपना काम करा, ठीक है। अगर बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी होगी या उसकी ऐसा कुछ होगा, तो आप देखेंगे बिलीरुबिन बहुत ज्यादा रिलीज होना शुरू हो जाता है बॉडी में से। हाँ जी, बस 1 मिनट बस, ये वाला बस बिलीरुबिन वाला पॉइंट आ ही गया है। ठीक है, कल से फिर मैं डाइजेशन स्टार्ट करा दूंगी ना, इसलिए बस ये थोड़ा सा पॉइंट रह गया, ये 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये पॉइजनस सब्सटेंसेस जो है बॉडी में से तब वो निकालता है, और जितना भी एक्सेस गर्मी या बिलीरुबिन के फॉर्म से उसको बाहर निष्कासित करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से सब कुछ येलो येलो फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ इरेथ्रोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स क्या होता है, ये हमारे ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इसके ऊपर, ठीक है। एंड रिमूविंग बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। इरेथ्रोसाइट्स हमारे एक सेल जो है, आरबीसी सेल होते हैं, उनको कहते हैं। तो ये उसमें से जो बैक्टीरिया होते हैं उनको निकालने का काम करता है, तोड़ने का, और आगे फैले ना उसको रोकने का काम करता है, ठीक है। क्लियरेंस ऑफ बिलीरुबिन फ्रॉम आरबीसी सेल्स वाया बाइल, ठीक है। अब जो क्लियरेंस ऑफ बिलीरुबिन क्या हो गया कि रेड सेल्स के अंदर, यानी कि आरबीसी के अंदर ना बाइल चला गया था, बहुत सारा था, सॉरी बाइल डाला, जिससे कि बिलीरुबिन उसमें से उसके अंदर ना रहे, ठीक है, ज्यादा ओवर या एक्सेस में ना हो जाए, उसको क्लियर आउट करने का काम करता है। व्हेन द लीवर हैज ब्रोकन डाउन हार्मफुल सब्सटेंसेस, इट्स बाय प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड इनटू द बाइल और ब्लड। मतलब जब कोई बहुत बड़ी चीज है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई, कोई पैथोजेनिक इन्फेक्शन हुई, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, आपने एब्सेस सुना होगा, लीवर एब्सेस, तो इन सब चीजों, इन सारे केसेस में वो कोशिश करता है कि बड़ी बड़ी जो मुसीबतें खाना खाने के बाद आई हैं, उसे तोड़ा जाए, उसे रोका जाए। तो वो रोकने की कोशिश कर रहा था। अब रोकने के चक्कर में उसने क्या करा, उसने बाइल को रिलीज करना शुरू करा, बाइल को रिलीज करने से क्या होगा कि ब्लड के अंदर जाना शुरू हो जाएगा वो सारी चीजें, ठीक है। बाइल जो है उसका बाय प्रोडक्ट में बन रहा है, वो चीजें बना तो रहा है लेकिन ब्लड के अंदर भी जा रही है ना उस चीज को रोकने के लिए। तो बाइल की वजह से जितने भी पैथोजेंस हैं या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है, कुछ भी हुआ है, उसको रोककर मारने की कोशिश करता है, ठीक है। बाइल बाय प्रोडक्ट एंटर इंटेस्टाइन एंड लीव द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। अब जैसे कि
बाइल आया ब्लड के अंदर, ठीक है? उसने जहाँ-जहाँ जो-जो चीज़ें थी इंटेस्टाइन के अंदर चला गया बाइल, और वहाँ से उसने बहुत सारी चीज़ों को मारा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारा। ये हर बार होता है, ये हर बार होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन में से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप अच्छे से अच्छे 5 स्टार होटल में भी खाना खाओ, घर का खाना खाओ, बैक्टीरिया होता है। हमेशा पाया जाता है। कोई कम क्वांटिटी का होता है, कोई बहुत ज़्यादा और खतरनाक क्वांटिटी का होता है, ठीक है? पाया हमेशा जाता है। तो वो खाया, इंटेस्टाइन में गया, लीवर ने अपना जूस दिया, बाइल जूस दिया, वो पहुँचा इंटेस्टाइन के पास, इंटेस्टाइन में उसने मिलने के बाद बिलीरुबिन छोड़ा, बाइल छोड़ा वहाँ पर। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब इसकी वजह से जहाँ-जहाँ पैथोजेन्स थे या पैरासिटिक इन्फेक्शन कहीं पे हो रही थी, कुछ भी था, उसको मारने की कोशिश करी, और इसकी वजह से जो फीसेस है, जो एक्सक्रीशन है, जो मल द्वार से जो मल निकलता है, वो पीले रंग का इस वजह से होता है, ठीक है? क्योंकि वो बिलीरुबिन के कलर की वजह से होता है, ठीक है? ब्लड बाय प्रोडक्ट्स आर फिल्टर्ड बट Blood byproducts are filtered out by kidneys and leave the body in the form of urine. ये तो अभी हमने समझ लिया ना कि जितना भी ब्लड था, ब्लड के अंदर जो-जो बाइल वगैरह आया था, सब कुछ था, क्योंकि उसने थोड़ा-सा इंटेस्टाइन में भी सप्लाई वगैरह करवाया, सब वहाँ सॉरी एब्ज़ॉर्ब करा, और वो फिर गया किडनी के पास अपनी फ़िल्ट्रेशन के लिए। तो वो जो फ़िल्ट्रेशन हो रही होती है, तो उस टाइम पे भी वो क्या करता है, थोड़ा-सा बाइल वहाँ पे रह जाता है, जो येलोइश कलर देता है ना हमारे उसमें, थोड़ा-सा बाइल बाइल या कहें बिलीरुबिन वहाँ पे रह जाता है, दैट इज़ द करेक्ट वर्ड, बिलीरुबिन। तो थोड़ा-सा जो रह जाता है, उसकी वजह से यूरिन का जो कलर है थोड़ा-सा येलोइश या थोड़ा-सा येलो टोन में आता है। ये मोस्ट ऑफ द बिलीरुबिन इज़ यूज्ड बाय द इंटेस्टाइन, ठीक है? ओके, आज के क्लास को या सत्र को कहेंगे हम समाप्ति देते हैं। बाकी का हम कल पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे कल सारी चीज़ की, ठीक है? उसके बाद विल स्टार्ट। ओके, ये कल रिवीजन आप सब करके आइएगा इसकी, क्योंकि यहाँ तक अगर कुछ समझ नहीं आया, तो गया।